नमस्कार। IND 24 खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौजन्य गुप्ता और अमूमन आमतौर पर IND खास मुलाकात में मैं आपका परिचय किसी नेता, मंत्री, विधायक या किसी बिग शॉट से कराता हूं, लेकिन आमतौर पर इस बार ये प्रक्रिया एक अलग है और आज की जो हमारी मेहमान हैं वो इसमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आती हैं, लेकिन वे एक अद्भुत महिला हैं। अद्भुत इसलिए क्योंकि वे स्वयं सिद्धा हैं, आत्मविश्वास से लवरेज हैं और आज की नारी पीढ़ी के लिए, आज की नारी शक्ति के लिए अपने आप में एक उदाहरण है। आपने KBC 13 कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 में 1 करोड़ की राशि जीतकर ग्वालियर का नाम रोशन किया है। आप हैं श्रीमती गीता सिंह गौर। गीता सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गीता सिंह जी, स्टार्ट करते हैं आपकी बिल्कुल शुरुआत की यात्रा से, आपके बचपन से, आपकी स्कूलिंग, आपका कॉलेज और फिर यहाँ तक के सफ़र के बारे में, अपनी जीवन यात्रा के बारे में ज़रा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। हमारा जो समय था उस समय लड़कियों को बहुत पढ़ने की आज़ादी नहीं होती थी और ख़ासकर कोएड में पढ़ने की तो बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी। जब मैं हायर सेकेंडरी में थी और मुझे लगता था कि हमारे यहाँ केवल एक ही कोएड कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज नहीं है, तो मैंने उस समय से प्रयास शुरू किया था कि कैसे भी हमारे शहर में एक कॉलेज खुल जाए। और मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि जब मैंने हायर सेकेंडरी कंप्लीट किया तो ग्रेजुएशन के लिए गर्ल्स के लिए एक कॉलेज खुला। फिर मैंने वहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद प्रयास शुरू किया कि अगर मैं ग्रेजुएशन कर लूँगी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ही नहीं सकती क्योंकि कोएड कॉलेज जाना पड़ेगा। फिर मैंने प्रयास शुरू किया, मैं वहाँ पे अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, मैं खुद प्रेसिडेंट बनी। फिर पूरे टाइम प्रयास किया, कभी मुख्यमंत्री को लेटर लिख रही हूँ, कभी गवर्नर को लिख रही हूँ, कभी अपने कलेक्टर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने यहाँ के लोकल विधायक से कि सर कैसे भी हमारे यहाँ PG क्लासेस शुरू करवाइए। और उन्होंने, और जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया 2 सब्जेक्ट में ही सही, परंतु हमारे यहाँ PG क्लासेस शुरू हो गई। उन्हीं में से एक सब्जेक्ट चुन के मैंने MA किया। परंतु मेरी शुरुआत की जो पढ़ाई थी उस समय थोड़ा सा पढ़ने में ज़्यादा मेरे को उत्सुकता थी, तो एक साथ 2 क्लास पास करके और इस तरीके से करते करते मैं 14 साल की उम्र में हायर सेकेंडरी कर चुकी थी और जब 19 साल की हुई थी तब मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। और उसी बीच हमारे यहाँ, चूँकि मैं तो काफ़ी पढ़ ली थी, हमारे समाज में उस समय लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाया जाता था, तो मेरी शादी कर दी गई। मैं LLB करना चाहती थी और LLB के लिए इवनिंग क्लासेस लगती थी, कोई एजुकेशन कॉलेज में जाना होता था, जो दोनों ही मैं नहीं कर सकती थी। मैंने भी ठीक है, कोई नहीं, भविष्य में देखूंगी, ये सोच के आ गई। यहाँ आई, यहाँ भी उस समय पर्दा प्रथा थी, बहू बनकर आई। थोड़ी सी इच्छा अपनी व्यक्त की एक बार अपने पति से कि मैं LLB करना चाहती थी, तो बोले फैमिली के साथ अगर तुम इतने बड़े परिवार को संभालते हुए करोगी तो तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा, कैसे कर पाओगी। ठीक है, मैंने फिर छोड़ दिया। बच्चे बड़े होते रहे। 15-16 साल बाद जब मेरी बच्चियां बड़ी हो गईं, बच्चे बड़े हो गए, तीनों स्कूल जाने लगे, पर इच्छा मन में थी, वो मैंने दवाई नहीं थी। फिर मैंने कहा बच्चे स्कूल जाने लगे, तो बोले हाँ आप कर सकती हो। फिर मैंने करीब 16-17 साल पढ़ाई छोड़ने के और LLB की, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया और सिविल जज का एग्ज़ाम दिया, मगर मैं 15 दिन से ओवर एज हो गई, मुझे आगे बैठने नहीं दिया गया और मेरा सपना वहीं अधूरा रह गया। क्योंकि मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था और मैं पढ़ना ही चाहती थी, किताबों से जुड़े रहना चाहती थी। तब उसी बीच KBC आ गया था और मैं ना सिद्धार्थ बसु जी का प्रोग्राम पहले से देखा करती थी स्टूडेंट लाइफ से, तो उनसे प्रभावित थी बहुत कि वो क्विज मास्टर हैं, बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति हैं। और जब मालूम हुआ कि KBC के क्विज मास्टर भी वही हैं, तो मुझे लगा क्यों ना मैं इस तरफ मुड़ूँ और इस तरफ अपना रुख मोड़ा कि मैं यहाँ की तैयारी करूँ। अगर इस मंच पे एक दिन मैं बैठती हूँ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं अपनी पहचान बना पाऊँगी। एक गृहिणी जो इतने साल सिर्फ घर में रही, उसके लिए इससे अच्छा मंच कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि मेरे को तो ज्ञान वाला, ये भी एक ज्ञान से जुड़ा प्रोग्राम था। तब से मैंने प्रयास शुरू कर दिया। जब भी मुझे वक्त मिलता था, जहाँ से जो भी जानकारी मैं एकत्रित कर सकती थी करती थी, क्योंकि गृहिणी के लिए दिन भर का वक्त ही नहीं है, पढ़ाई के लिए तो होता ही नहीं है। रात में जागती थी सारे काम से फ्री होके, और जब तक मुझे नींद नहीं आती थी, रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे रहती थी। घर वाले भी कई बार कहते थे कि तुम अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता कर रही हो, तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। बट एक लगन थी, एक जुनून था कि मुझे सिर्फ गृहिणी बन के घर में कैद होके रहना है। मुझे
मैं पत्नी हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, सब कुछ हूँ। एवन मैं सास बन गई, मैं नानी भी बन गई, परंतु गीता सिंह की अपनी कोई पहचान होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे ये मंच पे बैठना है और मुझे अपनी पहचान बनाना है। ये मेरा जुनून था और वो मुझे यहाँ तक ले आया। गीता जी, आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं, वाकई अद्भुत हैं आप। और उस समय से ही जब एक क्रांतिकारी विचारधारा अपने आप में, जब आपके स्कूल में, आपके शहर में कोएड कॉलेज नहीं था, तो आपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और मात्र 14 वर्ष की उम्र में हायर सेकेंडरी और उसके बाद 19 की एज में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद सिविल जज में आप थोड़ा सा लेट हो गई, 15 डेज ओवर एज हो गई, लेकिन आज जिस स्थिति पर आप हैं तो वो वाकई काबिल तारीफ है और कई लोगों से ज़्यादा यशस्कान आपका है इस समय। आप आज की पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल हैं, एक नायिका हैं। आपने वो सब कुछ कर दिखाया जिसकी लोग कल्पना करते हैं। आप ये बात मानेंगी कि आज की पीढ़ी थोड़ा विफलता से घबराती है, डर से घबराती है। आपकी सफलता पे तो बहुत लोगों ने बात की। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आप नहीं हो पाते, आपकी 13 साल की तपस्या वेस्ट हो जाती, उन परिस्थितियों में आप कैसे रिएक्ट करती, उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करती और क्या फिर से पुनः तैयारी करती केबीसी के अगले सीजन के लिए? देखिए, इसी बार मैं पहले राउंड गई, चूंकि मैं गृहिणी थी, कभी लैपटॉप नहीं चलाया, कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, मोबाइल भी बहुत थोड़ा चलाती थी, तो मैं ज्ञान तो मेरे पास बहुत था, मगर वो वहाँ पे सही प्रश्न के साथ समय निकालना बहुत ज़रूरी था। और मैं पहले राउंड में अपना समय नहीं निकाल पाई। सारे प्रश्न मेरे सही जाते थे, बट नैनो सेकंड से रह रही थी। वहाँ से आई और इस बार मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि इस बार पहली बार केबीसी ने वाइल्ड कार्ड एंट्री की और वो डिजर्विंग पर्सन जो कुछ नैनो सेकंड से रह गए थे और सही आंसर दे दिए सारे, ऐसे कुछ लोगों को छांटा और फिर उनका दोबारा से जीके टेस्ट कराया और उसमें मैं बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया। मैंने जैसे मुझे 20 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन सीट मिली थी, उसमें मेरे 19 करेक्ट आंसर थे, तो फिर मुझे मौका मिला वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए दोबारा जाने का। अब मेरा फोकस था कि मुझे यंग बच्चों के साथ कॉम्पीट करना है, तो मुझे सिर्फ समय निकालना है। मैंने पूरा फोकस अपने समय पे किया। मेरी बेटी ने भी मेरे से पूछा कि आपको डर नहीं लग रहा, दोबारा जाओगी, दोबारा ऐसा हो जाएगा? मैंने कहा देखो, निराशा शब्द तो मैंने अपने लाइफ से निकाल दिया है। और मुझे बहुत सारे लोग जब वहाँ से आते हैं, वहाँ हॉट सीट तक नहीं पहुँचते हैं, तो बहुत सारे लोग जो निगेटिव सोच वाले होते हैं, और वो मेरी नज़र में केवल 1% है। 99% पॉजिटिव लोग मिले, सिर्फ 1% नेगेटिव थे और उनको मैंने दरकिनार कर दिया, क्योंकि उनका कहना था अरे आप वहाँ समय नहीं निकाल पाई। मैंने कहा मैं इतनी काबिल थी, मैं 10 में तो बैठ पाई, आप बहुत 10 में बैठने का हौसला दिखाइए, फिर मुझसे बात करना। जिस दिन आप वहाँ 10 में बैठ जाते हैं, आप हॉट सीट पे पहुँच जाएंगे, मैं आपको अपने से काबिल मानूंगी? आज नहीं मानूंगी। आज मैं आपसे ज़्यादा काबिल हूँ कि हज़ारों लाख लोगों के बीच से उठ के 10 लोगों में बैठने का, अमित जी के सामने बैठने का हौसला मैंने दिखाया है। और वो भी सिर्फ एक साधारण सी गृहिणी जिसने एक दिन भी जाकर कहीं वर्क नहीं किया, अकेले कभी सफ़र नहीं किया। वो मुंबई तक का सफ़र कर रही है सिर्फ अपनी काबिलियत और अपने ज्ञान और अपनी मेहनत के आधार पर। तो मैं ऐसे लोगों के डिगाने से डिगी नहीं। मेरे को ये था कि अब अपने आप को प्रूफ करके ही दिखाना है, और वो भी ऐसे प्रूफ करना है कि जो लोग 1% भी निगेटिव हैं उनके मुंह बंद कर पाऊँ। जो लोग घर से महिलाओं को बाहर निकलने पे प्रतिबंध लगाते हैं कि तुम रहने दो, तुम्हारी जगह घर में है, तुम घर को ही देख लो, तुम उतना ही कर पाओगी, बाहर जाके तुम कुछ नहीं कर पाओगी, वो लोग जब अपनी घर की महिला कुछ करने की इच्छा जताए तो उस पर प्रतिबंध नहीं लगाएं, और वो महिला भी बड़े गर्व से कह पाए कि मैं भी गीता सिंह गौर जैसी बन सकती हूँ, मुझे आपका सहयोग चाहिए। ये सोच मेरी थी। ये सोच लेके मैं दोबारा गई और देखिए मैंने ना हॉट सीट पे पहुंची। मतलब आपने स्वयं को साधारण गृहिणी कहा, मैं इत्तेफाक नहीं रखता। आप असाधारण महिला हैं, आप अद्भुत हैं। आपने जो 13 वर्ष की तपस्या की और उसमें एक बार में सफलता नहीं मिली आपको, उसके बाद आपने पुनः अपने आप को संजोया, पुनः प्रयास किया और नैनो सेकंड की जो दूरी पिछली बार कमी रह गई थी उसको पूरा किया। आज के समय में चूंकि आप नारी शक्ति के हस्ताक्षर हैं, तो वर्तमान समय में नारियों की स्थिति क्या है? क्या आप उससे संतुष्ट हैं या उस पर कुछ किया जाना चाहिए? इस पर आपके विचार जानना चाहूँगा। देखिए, मैंने दोनों तरीके के लोग देखे हैं।
और दोनों तरीके के परिवार देख रही हूँ मैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अपने परिवार से बेटियों को, बहुओं को, इवन अपने पति देखे हैं जो अपनी पत्नियों को सहयोग करते हैं कि हाँ आप आगे बढ़िए। जैसे उसका उदाहरण एक मेरा परिवार भी है। मेरी बेटियां, मेरा बेटा, मेरे पति और यहाँ तक कि मेरे दोनों दामाद सभी मेरे सपोर्ट में थे। जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पति की तबीयत खराब थी और मुझे पीआई के लिए भोपाल जाना था, अकेली कभी गई नहीं, कैसे जाऊंगी, तुरंत मेरी बेटी दामाद का फ़ोन आया, मम्मा आप चिंता मत करिए, हम आ रहे हैं, आपको लेके हम जाएंगे। मुझे मुंबई जाना था, मैं नहीं जा सकती थी, बेटा भी नहीं जा सकता था मेरे साथ। तो पूरे परिवार को साथ देना चाहिए। होता क्या है हमारे घर में, जब कोई असफलता, ऐसा नहीं है कि सफलता हमने अगर कुछ काम किया एक बार में मिल जाएगी। मैंने भी बहुत तब किया है। कई बार मैं सिर्फ ऑडिशन राउंड में रह गई। पिछले साल मैं पीआई तक पहुंची, पीआई के बाद नहीं। परंतु बेटियों ने भी मेरे से कहा कि मम्मा आपको खराब लग रहा होगा, पर मैंने कहा अगर खराब लग तो रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी मुझे खराब नहीं लग रहा, थोड़ी सी हताशा होती है, पर इसे हावी नहीं होने दूंगी अपने ऊपर, क्योंकि मेरे को अपने को प्रूफ करना है। तो कितना भी समय लगे मैं हारूंगी नहीं। और देखिए पिछले साल पीआई से रह गई थी, इस बार मैं हॉट सीट पे आई और जो करना चाहती थी वो किया। मतलब अब कभी भी कोई भी गृहिणी को साधारण कहने के बारे में सोचेगा नहीं। मैंने अपने सामने लोगों को कहते देखा है, परंतु मैं किसी के परिवार में दखल नहीं दे सकती, किसी को रोक नहीं सकती। पर मुझे खराब लगता था जब कोई भी परिवार, एक गृहिणी परिवार की रीढ़ होती है, वो एक नर्स की तरह अपने परिवार की सेवा करती है, वो एक शिक्षिका की तरह अपने बच्चों को शिक्षित करती है, वो एक रसोइये की तरह पूरे परिवार का भरण पोषण करती है। जब हम महिलाएं इतना सब कुछ अच्छे से मैनेज करते हैं, तभी तो हमारे पति बाहर जाके नौकरी और व्यवसाय कर पाते हैं। तो फिर हम महिलाएं साधारण क्यों हैं? ये प्रश्न मेरे अंदर था और मैं हर पुरुष से पूछना चाहती हूँ, महिलाओं को साधारण क्यों समझते हो? आप जब उन्हें जीवन संगिनी बना के लाते हो तो अपने बराबर चलने का अधिकार क्यों नहीं देना चाहते? आज भी बहुत सारे पुरुष की सोच बदल गई है, वो अपनी पत्नी को अपने साथ चलाना चाहते हैं, परंतु बहुत सारे पुरुष आज भी ऐसे हैं जो पत्नी को सिर्फ पीछे ही देखना चाहते हैं, पीछे ही नहीं, काफ़ी गैप देखना चाहते हैं। बराबर लाने में या तो वो डरते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपनी पत्नी को मौका दिया तो वो मुझसे आगे निकल जाएगी, या ये डर है। और अगर ये डर नहीं है तो फिर बराबर लाने में तो आपको तो गर्व महसूस होना चाहिए। जब एक पत्नी गर्व से कहती है कि मैं उस व्यक्ति की पत्नी हूँ, अपने पति का गर्व से परिचय देती है, तो पति क्यों नहीं दे सकता? मेरी सोच ये थी और मुझे लगता है कि समाज को ये सोच बदलना चाहिए। इस बार हमारे प्रधानमंत्री ने सोच को बदलने का प्रयास किया है ना। टोक्यो ओलंपिक में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, दो लोगों को फ्लैग बेयरर क्यों बनाया गया? सिर्फ इसी मानसिकता को बदलने के लिए। क्रिकेट में बैट्समैन की जगह बैटर शब्द अब यूज होगा आगे। क्यों? बैट्समैन में सिर्फ मैन आता था। भाई क्रिकेट तो महिलाएं भी खेल रही हैं। मिताली राज को देखिए आप, हरमनप्रीत कौर को देखिए ना, कहाँ कहाँ नाम रोशन कर रही हैं। सानिया मिर्जा से लेके दीपा कर्माकर से कितनी महिलाएं। तो फिर पुरुष का वर्चस्व क्यों? महिलाएं ये नहीं चाहती कि वो पुरुष से आगे निकलें, वो उनके पीछे रहने में खुश हैं। परंतु पुरुष को अपने बगल में आज भी बहुत सारे पुरुष हैं जिन्हें बड़ी खुशी होती है, बड़े गर्व से कहते हैं मेरी पत्नी ये है। बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो शादी के बाद महिलाओं को यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं और उनकी पत्नियां डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, आईएएस, आईपीएस बन रही हैं और वो गर्व से कहते हैं। परंतु सारे पुरुष अभी भी नहीं हैं। समाज में बहुत बदलाव की ज़रूरत है और मुझे लगता है शायद मेरा यहाँ तक पहुँचना शायद कुछ लोगों को प्रेरणा दे पाए। हार नहीं मानूंगी, रार नहीं ठानूंगी, काल के कपाल पे लिखती मिटाती हूँ। मैंने थोड़ा चेंज किया, गीत नया गाती हूँ, गीत नया गाती हूँ। मेरा अगला सवाल, आपने कहा कि आमतौर पर पुरुष महिलाओं को सामान्यतः अपने बराबर नहीं लेकर चलना चाहते। मेरा सवाल थोड़ा सा असहज करेगा आपको। आज जो लड़की विवाह की दहलीज पर खड़ी है, वो हमेशा ये चाहती है कि उसका जीवन साथी उससे श्रेष्ठ हो, ऊंचा हो, ज़्यादा हैंडसम हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, क्योंकि वो उसमें कहीं ना कहीं एक परफॉर्मर, एक प्रोटेक्टर, एक प्रोवाइडर देखती है। तो जब वो स्वयं ही उसकी श्रेष्ठता स्वीकार कर लेती है तो फिर वो स्वयं ही कहीं कमतर हो जाती है। तो क्या महिलाओं के लिए कोई संदेश नहीं होना चाहिए? महिलाओं के लिए संदेश है ना कि वो तो ये एग्री कर रही है कि मेरा पति मुझसे बेहतर है, मान रही है, पर पति को भी उसमें क्वालिटी ढूंढना चाहिए। अगर किसी पति को ऐसा लगता है कि पत्नी के अंदर भी बेहतर क्वालिटी है, वो सिर्फ मुझे सम्मान दे रही है,
तो उसे भी गर्व से उसकी क्वालिटी को निखारने का प्रयास करना चाहिए। अगर उसमें इतना नहीं है कि वो अपने आप को नहीं पहचान पा रही है, तो उसे पहचान कराने के लिए पति को आगे आना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी है, तुम श्रेष्ठ नहीं हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। थोड़ा सा, कई बार महिलाएं हैं, हमारी जब परवरिश होती है, हमारे माँ बाप हमें यही सिखाते हैं कि आप अपने पति को श्रेष्ठ मानिए, आप अपने परिवार को श्रेष्ठ मानिए, और हम खुशी खुशी मानने को तैयार हैं। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं फलाने व्यक्ति की पत्नी हूँ, मैं इन बच्चों की माँ हूँ, मैं गर्व से बताती हूँ। वो गर्व मैं चाहती हूँ, आज मेरे पति बड़े गर्व से बताते हैं कि हाँ, ये गीता सिंह मेरी वाइफ है। तो मैं चाहती हूँ समाज के हर पुरुष को वही करना चाहिए। सिर्फ पत्नी को इतना सा मनोबल अगर पति की तरफ से मिलता है ना, पत्नी कुछ भी करने को पति के लिए तैयार है, उसे पीछे चलने में कोई ऐतराज नहीं है, परंतु उसकी काबिलियत को समझना पड़ेगा। अभी तक कुलदीप सिंह जी, आपके पतिदेव, अमूमन गीता सिंह जी वाइफ ऑफ कुलदीप सिंह जी के रूप में जाना जाता होगा। अब आप सफलता के शिखर पर हैं, और ये भी संभव है कि कल के दिन कुलदीप सिंह जी हस्बैंड ऑफ गीता सिंह जी के रूप में जाना जाए। क्या वो बर्दाश्त कर लेंगे? अभी तक भी बहुत जगह ऐसा हो रहा है। जैसे कल ही कोई इंसिडेंस मुझे बैंक वालों ने बुलाया था, बैंक कॉलोनी में, और उनमें से एक सज्जन इनको बहुत अच्छे से जानते, चूँकि इनका स्वास्थ्य खराब था, ये उठे नहीं। उन्होंने कहा भी, मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ा सा वो उठ नहीं पाएंगे। रात को जब हम दोनों गए तो उन्होंने तुरंत कहा, अरे आपकी वाइफ है, बताइए। हम है ना समझ ही नहीं पा रहे थे, परंतु मेरे पति को एक पल को भी ऐसा नहीं लगा कि मेरी पत्नी के लिए मैं आया हूँ यहाँ मेरी पत्नी को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। मेरे पति को बिल्कुल खराब नहीं लगा, बड़े गर्व के साथ गए कि हाँ, आज मेरी पत्नी का सम्मान है, और वो मेरे साथ बैठे थे। तो मेरे पति को अभी तक तो नहीं लगा, और मुझे उम्मीद है मेरे ना पति को। और अमित जी ने वहाँ मेरी बेटी से भी पूछा था कि आपको कैसा लग रहा है, उसने तुरंत जवाब दिया था कि आज तक आपने सुना होगा कि माँ बाप को बच्चों के नाम से जाना जाता है, मैं वो खुशनसीब बेटी हूँ जिसे उसकी माँ के नाम से पहचाना जाएगा। बहुत बड़ी, तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात मेरे साथ है, वही मेरी शक्ति है। बहुत बड़ी बात। और ऐसे परिवार ईश्वर करे हर महिला को मिले, और आप एक सफल पुत्री हैं, सफल पत्नी हैं, सफल माँ हैं, और इस समय हर तरीके से आप सफल हैं। निश्चित तौर पर आपकी इसमें तपस्या का कारण रहा है। आप ग्वालियर में और ग्वालियर के बाहर इतर मध्य प्रदेश और देश भर में नारी सशक्तिकरण के लिए क्या करना चाहेंगी, क्या स्टेप लेना चाहेंगी? क्योंकि आप समाज सेवा के क्षेत्र से भी जुड़ी हैं, ये हमने कहीं पढ़ा है, हमें पता चला है। तो उसमें क्या आपके ठोस प्रयास होंगे जिससे कि नारी को सशक्त किया जा सके? सबसे पहला मैंने LLB किया था, और उसके बाद मेरा एक ही उद्देश्य था, मैंने 498A इस कानून को अच्छे रूप में भी देखा है और बुरे रूप में भी देखा है। बहुत सारे परिवार बच्चियों को प्रताड़ित करते हैं, ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। और बहुत सारी लड़कियां ससुराल में जाके ससुराल पक्ष को प्रताड़ित करती हैं और उन्हें धमकी देती हैं कि मैं कंप्लेंट कर दूंगी पुलिस में। मैंने दोनों तरीके से देखा है। तब मैंने सोचा था कि जिस दिन भी मैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाऊंगी, क्योंकि मैं कोई भी काम जब करना चाहती हूँ उसे अपना 100% दे सकूं, तभी करना चाहती हूँ। तो मैं बच्चों को तीनों को सेटल कर दूंगी। जैसा मेरी दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है, बेटे की शादी करने जा रही हूँ। उसके बाद जो मेरे पास वक्त होगा घर और परिवार से, वो मैं अपनी प्रैक्टिस में लगाऊंगी। मैं उन महिलाओं के लिए जिन्हें ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे हैं, परंतु कई बार किसी परिस्थिति के कारण उनके माँ बाप भी उनके सहयोगी नहीं बन पाते हैं, मैं उनसे कहूँगी कि आप मेरे हाथ थामिए, मेरे से जो बन पड़ेगा आपके लिए करूँगी। और वो परिवार जिन्हें बहुएं सताती हैं, सिर्फ ड्योरी केस लगा देंगे, इस डर से परिवार दहशत में जी रहे होते हैं, उन परिवारों को न्याय दिलाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहला मेरा कदम ये होगा, क्योंकि मैंने LLB की है और इसी ओर मैं अपना काम करना चाहूँगी। जी, तो इसके बाद आप प्रैक्टिस की तरफ, बहू आने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। हम अच्छे गुरु की तलाश करूंगी जिसके मार्गदर्शन में मैं इस वकालत की ABCD सीख सकूं और इस क्षेत्र में कुछ प्रयास कर सकूं। और मुझे नहीं लगता, मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि आप 54 साल की होने जा रही हैं, मुझे नहीं लगता जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं आराम से कुछ कर सकती हूँ। और अगर मैं कुछ करती रहूँगी तो मुझे लगता है हाथ पैर चलते भी रहेंगे, एक्टिव भी बनी रहूँगी। घर में बैठ जाऊँगी तो शायद एक जगह कोई चीज़ रख दीजिए तो वो उस जगह को घेर के वहीं की होके रह जाती है, उसी तरह मैं भी जकड़ के रह जाऊँगी। वो मैं नहीं चाहती हूँ।
मैं चलते फिरते जीना चाहती हूँ। इतनी ऊर्जा कहाँ से लाती हैं आप, इतना जज्बा कहाँ से लाती हैं आप, ये उत्साह कहाँ से लाती हैं आप? क्योंकि जीवन के इस पड़ाव में जब कई बार लोग अपने हथियार रखना चाहते हैं, उस समय आप प्रैक्टिस करना चाहती हैं, महिलाओं के हकों के लिए लड़ना चाहती हैं। 498 का दुरुपयोग और सदुपयोग, 498 में अपने दर्शकों को बता दूं कि वो एक दहेज एक्ट की धारा है, तो उसका सदुपयोग और दुरुपयोग होता है। तो ये ऊर्जा कहाँ से लाती हैं आप नित नए आगे बढ़ने के लिए? केबीसी के बाद नया प्रैक्टिस का सोपान आप जो खड़ा करना चाहती हैं, ये ऊर्जा कहाँ से लाती हैं आप? ये ऊर्जा मेरे खून में है। मेरे फादर थे, वो भी बड़े जुझारू पुलिस ऑफिसर थे। उनके पास वो ये कहते थे कि डर और भय जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। कोई महिलाओं को अबला कहा जाता है, कोई महिला अबला नहीं होती है। महिला के अंदर बहुत ताकत होती है, वह शर्त वो अपने आप को पहचाने। वो हमें हमेशा सिखाते थे कि हमारे मुरैना का माहौल उस समय, अब तो नहीं, अब तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं था। तो मैं जब कॉलेज में भी थी तो मैं दूसरी लड़कियों के लिए लड़ा करती थी। अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है तो मैं आगे आ जाती थी। बहुत सारी लड़कियां मुझे डराती थी कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा करेगा। मैंने कहा मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, मेरे फादर पुलिस में, उन्होंने मुझे डरना सिखाया नहीं। वो कहते थे कि डर और भय कुछ होता ही नहीं है। तो ये आज मेरे खून में लेके पैदा हुई। जब तक वो मेरे साथ थे, दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी को विश्वास था तो मेरे पिता को था, क्योंकि माँ ने मैंने बहुत छोटी उम्र में खो दिया था। तो मेरा ज़्यादा समय मेरे पापा के साथ बीता, और वो हमेशा ही कहते थे कि तुम में वो काबिलियत है जो तुम ठान लोगी वो कर पाओगी। तो आज भी जब मैं कभी डगमगाती हूँ तो मुझे उनकी वो बात याद आ जाती है कि नहीं, उन्हें मुझ में विश्वास था कि मैं विश्वास खो कैसे सकती हूँ। और इस बार भी यही हुआ कि जब मेरे को घर डर लग रहा था कि जिस कुर्सी पे मैंने समय नहीं निकाला था वही कुर्सी मुझे वापस मिल गई। और जब पहला फास्टेस्ट फिंगर हुआ मैं एकदम ब्लैंक हो गई, अंदर थोड़ा सा डर था। फिर मैंने वहाँ बैठे बैठे सोचा कि जब मैं सकारात्मक सोच रखती हूँ तो फिर ये नकारात्मक सोच क्यों आ रही है मेरे अंदर। आज इस कुर्सी को ही क्यों ना भाग्यशाली बनाऊं। और मैं उठी, जैसे ही ब्रेक हुआ मैंने अपनी बेटी को बुलाया, मैंने कहा अगले राउंड में मैं आ रही हूँ। वो बोले नहीं मम्मा कोई नहीं, चिल करो, अगला मतलब अभी भी तो एक पहली बार है, अभी तो और 3 बार आना है, 3 एपिसोड और होंगे, उनमें आ जाओगी, 2-2 लोग तो कम से कम आएंगे, आप घबराओ मत। और बस मैंने उसको बोला था और मैंने टोटल फोकस उस पर किया, और कहाँ से ऊर्जा आ गई सोचिए, ईश्वर ने दी, मेरे पिता का आशीर्वाद मेरे साथ था, मेरे परिवार की शक्ति मेरे साथ थी कि मैंने टाइम निकाला और तुरंत हॉट सीट पे पहुंच गई। मेरी बेटी कह रही थी कि मुझे 1% भी उस समय विश्वास नहीं था, क्योंकि आप क्या ब्लैंक हो रही थी, मैं भी हो रही थी, ये देख के कि आप वापस वहीं बैठ गई हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी घबराई हुई हो। औरत यदि ठान ले तो भागीरथ, पत्थर में अगर पैर मार दे तो गंगा निकल आती है। दृढ़ इच्छा शक्ति, ज्ञान की भूख, स्वयं को सिद्ध करने की क्षमता, आदत, प्रेरणा ही हमें शिखर तक ले जाती है। और सफलता उसी के कदम चूमती है जो स्वयं पर जिनको विश्वास होता है। औरत, 2 लाइनें बोलूँगा आज आप पर और आपकी सफलता पर और तमाम नारी शक्ति पर, कि औरत मोहताज नहीं है गुलाब की, औरत मोहताज नहीं है गुलाब की, वो तो कायनात है, वो तो बागबान है इस कायनात की। गीता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका IND को समय देने के लिए। धन्यवाद।